मैं कहती हूँ ये पार्लियामेंट चला कैसे, ये देश चल कैसे रहा? इतने झूठे प्राइम मिनिस्टर, इतना झूठा शाह। नहीं, हम तो पूरे बिल को रिजेक्ट कराने की डिमांड कर रहे हैं। आप लोग किसानों की मिसाल पेश करें। किसानों ने 1 साल से ज़्यादा लंबे अरसे तक सड़क पर धरना दिया था, शहादतें हुई थी। आप बंद कमरे में एसी रूम में एहतजाज करें। तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आवाम की अदालत में भी इस केस को लेकर जाना चाहते हैं। मुझे अरशद मदनी और महमूद मदनी का नहीं होना खलता है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस, एक तरह से कह लीजिए तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस पूरा हो चुका है। हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और सभी धर्म के लोगों ने भी नुमाइंदगी की और सब ने बैक आवाज़ कहा कि जो कानून है आइन के ख़िलाफ़ और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के नायब कौमी सदर मौजूद है, मौलाना डॉक्टर यासिन अली उस्मानी साहब। मैसेज क्या दिया है आप लोगों ने आज के इस प्रोग्राम से? हमने मैसेज वही दिया है जो पहले दिन से दे रहे हैं कि वक्फ एक्ट को वापस लिया जाए, इस कानून को, और अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो हम अदालत में भी लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और हमारी तहरीक भी जारी रहेगी। अदालत ने आप लोगों को राहत दे दी है, जो आपकी मांग थी उसमें से 2 पर रोक लगा दिया है, फिर ये प्रोटेस्ट क्यों, एहतजाज क्यों? नहीं, हम तो पूरे बिल को रिजेक्ट कराने की डिमांड कर रहे हैं। वो पूरा एक्ट ही हमारे खिलाफ है। पूरा एक्ट आपके खिलाफ है? जी। मैं अब्दुल मालिक के मुगीसी मौजूद। आपको लगता है कि सरकार इस तरह के प्रोटेस्ट को, एहतजाज को सुनेगी और बिल को वापस लिया जाएगा जो कानून है अब? यानी जो जमहूरी मुल्क है तो उसमें तो सुनना ही चाहिए। जमहूरी इक़दार जो है वो जब भी बाकी रहेंगे जब लोग सब कहते हैं कि हम जो है जमहूरियत को बाकी रखना चाहते हैं, तो ज़रूर सुनना चाहिए। वकील साहब बिल्कुल बलराज जी, वकील साहब आपको क्या लगता है सरकार सुनेगी कुछ, कानून वापस हो सकता है? कैसे सुनेगी? अवामी ताकत से, अवामी ताकत, जमहूरी ताकत से। किस तरह अवामी ताकत? ये मुजाहरा आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसका असर होगा? बिल्कुल होगा 100%। ये हाजी परवेज साहब मौजूद है। हाजी परवेज साहब जी, क्या लग रहा है आपको, कुछ असर होगा सरकार पर आपके इस धरने का? देखिए क्यों नहीं होगा, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। ये खाली मेरी लड़ाई नहीं है, मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है जिसका यकीन है हिंदुस्तान के संविधान में। आप लोग किसानों की मिसाल पेश करें। किसानों ने 1 साल से ज़्यादा लंबे अरसे तक सड़क पर धरना दिया था, शहादतें हुई थी। आप बंद कमरे में एसी रूम में एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, हमने जंतर मंतर पे भी किया है। हमने हिंदुस्तान के हर स्टेटों में हो रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। आज ये तो एक यहाँ पर है, अभी जब वहाँ पर क्या रामलीला ग्राउंड में भी है 30 तारीख का ये मोमेंट छुपने वो है। हाँ, इसी महीने की 30 तारीख को रामलीला ग्राउंड में भी है। ऐसा नहीं है, हर जगह हर स्टेट में हो रहा है हिंदुस्तान के। वकील साहब हमारे बलराज जी। जी बलराज जी वकील साहब, इनसे जानते हैं। बलराज साहब, आपको क्या लगता है कुछ असर होगा इस तरह के प्रोटेस्ट का? नहीं, जनता का असर होगा। जनता मालिक है और डेमोक्रेसी में जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती। डेमोक्रेसी में सबकी सलाह और कंसेंसस बनाए जाते हैं कानून बनाने से पहले। पार्लियामेंट में देश की आवाज़ बैठी है, उस पूरे देश की आवाज़ को सुनना चाहिए था। मेजॉरिटी बाद में आती है और मेजॉरिटी भी कोई संविधान के विपरीत, संविधान की मूल भावना के विपरीत कोई कानून पास नहीं कर सकती, करेगी। पिछले दिनों एंट्रीम फैसला सुनाया और उस पर बीजेपी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा दिया। इख्तियार नहीं है, चीफ जस्टिस को कहा गया कि उनकी वजह से गिरायुद्ध छिड़ रही है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अब इसको सीरियस लेगी या सरकार के हक में फैसले सुनाएगी? नहीं, सीरियस लेगी। और जिन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से गृहयुद्ध चल रहा है, ऐसे लोग खुद गृहयुद्ध में डालना चाहते हैं इस देश को। कुछ कार्रवाई होगी? कंटेम्प्ट मुझे लगता होगी। बिल्कुल। यहाँ जमात इस्लामी हिंद के अमीर मौजूद है सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, राउंड से बातचीत करते हैं। मौलाना कल्बे जवाद नकवी भी मौजूद हैं। जमात इस्लामी हिंद के अमीर जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने खिताब भी किया। आज का जो प्रोटेस्ट था, क्या आपको लगता है कि सरकार पर कुछ असर पड़ेगा इस तरह के एहतजाज का? पढ़ना चाहिए। ज़ाहिर है कि जमहूरी अगर हुकूमत अपने आप को डेमोक्रेटिक हुकूमत कहती है तो आवाम की बातों पर ध्यान देना उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वफ़ के असल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुसलमान हैं और आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के सारे जो तबक़ात हैं, जितने उनके सेक्ट्स हैं, उन सब की नुमाइंदगी यहाँ पर थी। सब मुत्तहिद थे इस आवाज़ तौर पर राहत मिली है, तो फिर एहतजाज क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह बहस किया है, सवालात की, उससे लग रहा है कि जो कुछ आप लोगों की मांग है सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीरियस ले लिया है। हाँ, उम्मीद तो यही है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी केस पूरी मजबूती से लड़ेंगे। कोशिश यही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट को भी हम अपनी बात बताएं, कन्विंस करें। लेकिन उसके साथ साथ जमहूरियत में आवाम की भी बड़ी अहमियत होती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आवाम की अदालत में भी इस केस को लेकर जाना चाहते हैं। उनके सामने भी इस केस की, इस कैट की हकीकत लेकर आना चाहते हैं ताकि दोनों तरफ से दबाव पड़े और
दोनों इस गैर क़ानूनी और ज़ालिमाना कानून को रिजेक्ट करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ काफ़ी जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, लंबी बातचीत भी नहीं कर सकता। और जो प्रोटेस्ट है इस कानून का लगातार जारी है। एक बड़ा इजलास हुआ, एक मैसेज दिया। इधर मौलाना कल्ब जवाद नकवी मौजूद है, मैं सोचूंगा इनसे भी बातचीत करूँ। इधर भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, नीचे कुछ हजरात मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ इनसे बातचीत करूँ जो इस कानून के माहिर हैं। बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं शकील साहब, इनसे जानते हैं कि शकील साहब आज का जो प्रोग्राम था, इजलास था, क्या मैसेज दिया गया इसके ज़रिए? देखिए, मैसेज आज शुरुआत हुई है यहाँ से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एक अभियान है पूरी देश में चलने वाला है और 7 जून को ख़त्म हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे और जो मैसेज दिया गया वो यही है कि पूरी तरह से मुसलमानों को इसमें लग जाना है और इसको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर किया है, लेकिन पूरे कानून को रद्द किया जाना चाहिए। यही मांग यहाँ पर उठी है और यही स्पीच जो सरकार पर इस तरह के प्रोटेस्ट का असर पड़ेगा। आप चूँकि सीनियर सहाफ़ी हैं, 20 सालों से आप इस मैदान में मौजूद हैं, सीरियस लेगी सरकार इस तरह के एहतजाज को? पहले भी लगातार मुसलमान आते रहे, मैदानों में जमा होते रहे, नारा लगाते रहे, घर चले गए। देखिए, इस पर सवाल किया जा सकता है, सही आपने सवाल उठाया है कि क्या बंद कमरों में या इस तरह के ऑडिटोरियम्स में 4-5 घंटे के लिए इकट्ठा होना और उसके बाद वहाँ पर एक मैसेज देना, क्या ये काम आएगा? इससे असर पड़ेगा, लेकिन एक पूरा मुसलसल प्रोटेस्ट रोड पर उतरना होगा, सड़क पर उतरना होगा, तभी कोई असर इस तरह का हो सकता है जैसे CAA NRC में हुआ था या फिर किसान आंदोलन में जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ था। तो उससे तो असर हो सकता है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत असर ज़रूर होगा और एक मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा पूरी दुनिया में मैसेज के मुसलमान इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए तो उसके लिए एक बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये जावेद साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, दानिश्वर भी हैं और वक्त पर काम भी कर रहे हैं। जावेद साहब, क्यों आए हैं आप यहाँ? बहुत अच्छा सवाल है। आज जो उन्वान है पूरे मुल्क में एक बड़ी फ़िक्र से कि जो हमारी वफ़ की तरमीम बिल है कानून की शक्ल ले लिया है। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका लीगल फ़ाइट है, कर रहे हैं, जो अदालत में है। यहाँ पे एक जमहूरी निज़ाम से तमाम दानिशरों को इकट्ठा करके और यहाँ पे अपनी विचार और अपने तौर तरीके को सरकार को आगाह कराया। ये इसका फ़र्क कितना होगा, ये सरकार कितना गंभीर है, ये एक क्वेश्चन है। लेकिन तरीक़ेकार यही है कि अपनी बात पहुंचाएं, एक जमहूरी तरीके से पहुंचाएं। लेकिन मैं यहाँ पर आपके ज़रिए तमाम उन मिल्लत और तमाम मिली तंजीमों को कहूँगा कि आप होमवर्क करिए। सरकार डाटों से काम, आंकड़ों से लड़ाई लड़ती है, उसके पास जो नैरेटिव है उसका भी काउंटर होना चाहिए। तो जो ये इस तरह के जो इजलास होते हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, लेकिन सरकार के जो तौर तरीके हैं वो बहुत ही मतलब पेशबंदी वाले हैं और तमाम वो काम हो रहे हैं। जैसे बिल पास हो गया, लेकिन ज़मीन पे काम करने के लिए कोर्ट ने पाबंद किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में ये केस आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हो गया। क्या हमारे ये जो तंजीम के लोग हैं उन पे गौर कर रहे हैं? 3 लाख से ज़्यादा लोगों पे मुचलका भरवा दिया गया। क्या तंजीम ने बात किया? इसमें बड़ा सवाल उठाया। लगातार खबर आ रही है कई इलाकों में पुलिस ने नोटिस भेज दिया है, प्रशासन ने नोटिस किया है और बुलडोज किया जा रहा है, कोई एक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। बिल्कुल। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन गज़ाली साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एडवोकेट भी हैं। मुज़फ़्फ़र हुसैन गज़ाली साहब, वक्फ़ अमेंडमेंट के खिलाफ मुल्क भर में जलसे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली ने बहुत मायूस किया। इतना बड़ा छोटा सा ऑडिटोरियम में 5000 की कैपेसिटी और ऊपर की सारी सीटें खाली रह गई। दिल्ली इतना पीछे क्यों? देखिए, 2 तरीके हैं किसी भी इवेंट को कामयाब करने के लिए। एक ये कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों को मोबिलाइज़ करना पड़ता है, तो ग्रास रूट लेवल तक अभी ये लड़ाई नहीं पहुंची है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आम आदमी अभी भी उन तमाम चीज़ों से नावाकिफ़ है। मिसाल के तौर पे हम अदालत में लड़ रहे हैं, लेकिन जिस कैबिनेट नोट की वजह से ये कानून बना, ये बिल बना, वो कैबिनेट नोट हमारे वकला की बात नहीं है कि वो उसको समझ सकें कि इसके पीछे मकसद क्या था। बड़ी कमी है ये बहुत बड़ी कमी है। इसी तरह वक्फ बाय यूज़र की बार बार बात आ रही है, लेकिन इनके पास लिस्ट नहीं है कि वक्फ बाय यूज़र में कितने प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर एक और चीज़ है, जब पोर्टल बना था उस पोर्टल में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके सर्वे में एक ये गलती की गई कि जो एक प्रॉपर्टी है उसके बेसमेंट को एक प्रॉपर्टी माना, उसकी ग्राउंड को दूसरी माना और इसकी फर्स्ट फ्लोर को तीसरी। इस तरह से वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ 4 लाख थी वो अब जा कर के 10 लाख हो गई।
तो ये 10 लाख जो प्रॉपर्टी हैं इसको भी बताना पड़ेगा आवाम को कि 10 लाख कैसे हुई, क्योंकि उन्होंने बाइफरकेट कर दिया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इसको उन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टी मान लिया। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं जिन पे हमारे लोगों को बात करनी चाहिए। आज का जलसा बहुत अहम था और इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन आई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मुद्दों से लोग भटकते रहे। और ये देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, आइन की है, आइन की लड़ाई है। और आइन को बचाने के लिए जितने लोग भी काम कर रहे हैं उन सबको मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। उसमें चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो एक्टिविस्ट हों जो आइन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके दिल में क्या है। यहाँ देखिए बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो मौजूद हैं और इसकी रिपोर्टिंग करने आए हुए हैं। और ये अब्दुल नूर शिबली साहब, ये देखिए भाग गए हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं डर से। क्या कहना है अब्दुल नूर शिबली साहब का? देखिए शम्स तबरेज़ साहब, प्रोग्राम तो बहुत कामयाब था इनका, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अच्छी बात मैं ये देख रहा हूँ कि आमतौर पे जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो एक नहीं होती हैं। मैंने गौर किया है, कुछ लोग अपना अपना दुकान अलग चलाते हैं, लेकिन ये ऐसा मकसद सबको लग रहा नहीं, इसमें एक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने गौर किया है कि सब लोग एक होकर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बैनर है, बाकी सब लोग इनके साथ हैं। और जितना भी प्रोग्राम मैंने इनका देखा, चाहे वो जंतर मंतर वाला हो, यहाँ वाला हो, आपको ऐसा लगा मुझे कमी महसूस हुई कि मैं अरशद मदनी को नहीं देख पाता हूँ। हो सकता है उनकी उम्र की वजह से हो या क्या हो, मुझे अरशद मदनी या महमूद मदनी का नहीं होना खलता है। उनका पैगाम पढ़ के सुनाया नहीं, पैगाम एक अलग चीज़ है ना, लेकिन खुद रहना और कोई पैगाम, हाँ बीमार अगर है तो एक हो सकता है, मुमकिन हो अरशद मदनी साहब बीमार हो, उम्र ज़्यादा हो गई है उनकी, महमूद मदनी हो सकते थे। ऐसे मौके पे भी अगर आप एक साथ ना हो, लेकिन ठीक है, फिर भी जब उनके लोग आ जाते हैं कोई ना कोई उनका रहता है। कुल मिला के प्रोग्राम बहुत कामयाब था, ठीक ठाक था, अच्छा था। कुछ खाली रह गई, सीटें खाली मुझे रहा। एक तो देखिए वर्किंग डे में प्रोग्राम होता है तो आमतौर पे ऐसा होता है, दूसरे आमतौर पे ये लोग कहते थे कि बसें रोक भी देते, मुमकिन उनकी बसें कहीं रोक भी दी गई हों, परमिशन दी गई है। हाँ, परमिशन आखिरी वक्त में हुई, तो कुछ लोग अब कम्युनिकेट नहीं कर पाते ना, कंफ्यूज रहते लोग, जाऊँ कि ना जाऊँ, प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा। तो आखिरी वक्त होने की वजह से, लेकिन फिर भी अच्छे खासी तादाद में लोग थे, औरतें थी, बुजुर्ग थे, सब लोग थे, लोग ठीक ठाक थे। ये निसार साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भारत एक्सप्रेस का जो उर्दू सेक्शन है उसको संभाल रहे हैं। आप एक सहाफ़ी होने की हैसियत से इस प्रोग्राम के बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो तहरीक चल रही है, एक मुहिम चलाई जा रही है ख़ास तौर पर वक्फ कानून को लेकर, ये पूरी लड़ाई जो है, ऐसा लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहली बार इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से ये लड़ाई लड़ रही है। उनको जीत मिलती है, क्या होता है वो तो आगे का मामला है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर पे तमाम लोग आते हैं, और ये बड़ी बात है अभी शिबली भाई ने कही कि जो मुस्लिम तंजीमें यानी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हैं। आपसी इख्तलाफ होता है, जैसे खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने आखिर में एक पैगाम दिया कि हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, मसलकी इख्तलाफात हो सकते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और अगर वो है तो हमारे दरसगाहों तक वो महदूद रहे, वो हमारे घरों तक महदूद रहना चाहिए, पब्लिक में नहीं आना चाहिए। और ख़ास तौर पे इस मामले पे वफ़ का जो मामला है, जैसे हमने देखा मौलाना कल्बे जवाद साहब थे, मौलाना असगर इमाम मेहंदी थे, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब जो अमीर जमात इस्लामी हैं, इन लोगों का इत्तेहाद ये दिखाता है कि कौम में अब बेदारी आई है और ये लड़ाई अब बड़ी होगी। शुक्रिया जी। ये हमारे साथ इनामुर रहमान साहब हैं। इनामुर रहमान साहब, ये बहुत पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया था कि 22 तारीख़ को यहाँ जलसा होगा, और बहुत बाद में कंफर्मेशन आई, इसकी परमिशन भी मिली। क्या कुछ चल रहा था बैकग्राउंड में? देखिए, बोर्ड ने दरख्वास्त दी थी आज से तकरीबन 15 दिन पहले जी, और इसके बाद 2-3 दिन के बाद ये बताया गया कि अब ये फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करना है। फिर उनके लिए जब दरख्वास्त लेकर गए उन फॉर्मेलिटीज़ के लिए, तो 3 दिन की तो बीच में छुट्टियाँ आई, और छुट्टियों के बाद भी फिर बाद में ये तयक्कुन दिया गया कि ये आपका हो जाएगा, आप कर लीजिए उसकी, लेकिन राइटिंग में नहीं दिया। यहाँ हाल वालों ने कहा कि आप बिल्कुल मत मानिए जब तक कि राइटिंग में आपके पास ना हो, आप ना ऐलान कीजिए ना कि, वरना जो कुछ एडवांस आप देंगे, जो चीज़ भी देंगे, जो एडवांस देंगे वो सब चला जाएगा, वापस नहीं होता। तो बहुत अजीब किस्म का तज़ब्ज़ुब की कैफियत थी, यहाँ तक कि रात के जब 10 बजे, कल 3 बार DCP ऑफिस ट्रैफिक में और वहाँ बुलाया गया,
तब तक भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं थी। इधर टेंट वालों का प्रेशर था कि भाई हम सामान लिए बाहर खड़े हैं, गेट जब ही खुलेगा जब तक कि आपके पास परमिशन होगी, ये स्टेज भी तभी बनेगा तब इस पर परमिशन होगी। तो 10:30-11 बजे के बाद तकरीबन 10 बजे जी रात के जब ये कंफर्म हो गया तो गेट खुले, तब ये रात में ये सारी तैयारियां हुई। रात में फिर सबको मैसेज किए गए कि अल्हम्दुलिल्लाह तरफ से ताखिर हो रही थी या पुलिस का और ट्रैफिक का क्लियरेंस चाहिए होता है, NOC। हाँ, परमिशन तो देता है ये हॉल, तो हॉल की परमिशन भी डिपेंड करती है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। तो लंबा प्रोसेस ज़्यादा ये अच्छी खासी जी, उसमें कई अगर खाना जो पका हुआ खाना तकसीम करते हैं तो उसके लिए फिर एक अलग अलग क्लियरेंस चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस हमें, सही बात तो ये कि चूँकि इस तरह के इंडोर में किया नहीं था तो हमें भी मालूम नहीं था, वरना कुछ शायद कुछ और भी सोच सकते थे, सीधा परमिशन वाला काम सोचते। तो बहुत ही ज़्यादा उसमें दिक्कत भी आई, लेकिन अब वो प्रोसेस भी खैर बहरहाल सिस्टम ने फिर कोऑपरेट किया और मिला। वो बता रहे थे कि सिस्टम है ही ऐसा ये वाला, तो या तो फिर हमें और वक्त पे लेना चाहिए था। जैसे अब कैसा रहा अब ये प्रोग्राम आपका, कामयाब रहा जो मकसद था उसमें? अगर ये परमिशन और ये NOCs जो हमें बाद में मिली, हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने दी। अगर यही और कोऑपरेशन जो लास्ट आवर्स में दिखाया, अगर ये 3 दिन 4 दिन पहले या 5 दिन पहले और अगर 1 हफ्ता पहले मिल जाता तो शायद रखने के बाहर जगह नहीं मिलती, तो फिर कुछ हल थोड़ा दूसरा होता। लेकिन शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपना थोड़ा सेफ्टी के लिए और अपने इसके लिए ये कहा कि वो देना तो था उनको, ये तो टाइम पर दो ताकि लोग ना आ सके। जी यही बात बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और बताते हैं कि क्यों यहाँ आए हैं और कैसा रहा आज का ये प्रोग्राम। और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं रज़िया बेग साहिबा जो मशहूर एक्टिविस्ट है। क्यों आए हैं आप यहाँ? एक्चुअली ये तो पूरा भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर चल क्या रहा है। मुसलमानों को जो इतनी सारी कवायद उनके ख़िलाफ़ चल रही है, लगातार कवायद चल रही है, उनमें से ही एक ये भी है कि इंडिया में अब मुसलमान अपनी ही संपत्ति के लिए, अपनी ही चीज़ों के लिए लाचार होते जा रहे हैं। मुसलमानों को डिप्राइव्ड किया जा रहा है, बार बार डिप्राइव्ड किया जा रहा है। और वक्फ एक्ट बना के 2025 इन्होंने साबित कर दिया कि देश का मुसलमान 2म दर्जे का है। सरकार कह रही है कि महिलाओं के और ख़ासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के फ़ायदे के लिए लाया गया है, उनको ही फ़ायदा होगा इस नए एक्ट से। हाँ, मैं आपके द्वारा बोलना चाहती हूँ अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को और उन जैसे लोगों को, हमें उनकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मत करें हम पे हमदर्दी, कम से कम हमें चैन से जीने दें। मैं वक्फ बोर्ड की मेंबर 2004 में बन गई थी। आप कौन से आप नया प्रोविज़न क्या लेकर आए आप? मैं तो 2004 से 15 साल रही हूँ वक्फ बोर्ड की मेंबर। कहाँ वक्फ बोर्ड की मेंबर रही हैं आप? उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की। शेयर कीजिए। हाँ, कैसा वहाँ का मैं 2004 में जब पहला वक्फ बोर्ड बना था, और बीइंग ए बार काउंसिल मेंबर, क्योंकि बाय वर्च्यू फिर एक मेंबर होता है, पार्लियामेंट्री होता है, लेजिस्लेटिव होता है, और एक हमारे काउंसलर होता है। तो मैं काउंसलर थी, तो तब भी मैं मेंबर बनी थी वक्फ बोर्ड में, 15 साल रही हूँ। तो और 1995 के एक्ट में भी है प्रोविज़न, और 2013 के अमेंडमेंट एक्ट में भी प्रोविज़न है कि 2 महिलाएं होंगी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नई चीज़ लेकर आए? तो झूठ बोला जा रहा है। बिल्कुल झूठ, 100% झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो झूठ बात में इसलिए कि वक्फ के बारे में, चूँकि हम एडवोकेट हूँ तो मुझे मालूम है। शाह जी ने अपने पार्लियामेंट में बोला, वहीं बैठकर खड़े होकर बोला शाह जी ने कि हम लोग उसमें मुसलमानों को, गैर मुस्लिम को एंट्री नहीं देंगे वक्फ के अंदर। और सभी ने देखा होगा ये इस कदर झूठ बोलना, इस कदर। मैं कहती हूँ ये पार्लियामेंट चला कैसे, ये देश चल कैसे रहा? इतने झूठे प्राइम मिनिस्टर, इतना झूठा शाह, ये लोग चला रहे हैं देश को। इन लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर फैसला करना। अच्छा, वो तो सभी लोग बोल रहे हैं कि जो कानून इनके फेवर में हो तो पार्लियामेंट उसको, सुप्रीम कोर्ट को राइट है, और जो इनके फेवर में ना हो तो वो उसको राइट नहीं है। तो देखिए, इन बातों को तो अब देश का आदमी इतना बेवकूफ़ तो है नहीं इंडियन कि इसकी बातों को समझेगा नहीं। हर कोई समझ रहा है इन चीज़ों को कि बोलना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं। झूठ वक्फ एक्ट को लेकर आए, मतलब टोटली झूठ। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्टी सीधी हरकत, मतलब आप देखिए, अपेक्स बॉडी है। जब आप राम मंदिर बनाते हैं, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ देते हैं आप, तब तो वो ठीक है। जब आस्था के देखिए, जब आस्था के बेस पर फैसले होते हैं तो वो आपको मंजूर होते हैं। और जब
लीगल वे में फैसले होते हैं तब आपको मंजूर नहीं होते, क्योंकि वो आपके फेवर में नहीं होते। आपकी धोखाधड़ी, आपकी जिस तरीके से आप देश को चला रहे हैं वही चीज़ें आप सुप्रीम कोर्ट से भी चलाना चाह रहे हो, तो हर तो ऐसा नहीं होगा, पहले जैसे CGI तो नहीं होंगे। हर किसी का अपना अपना व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उस तरह होता है। बिल्कुल। तो ये मेंबर रही हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में, एडवोकेट है, और उन्होंने सीधे सीधे सरकार के झूठ को एक्सपोज कर दिया कि पहले से ख़वातीन मेंबर रहती आ रही हैं वक्फ बोर्ड में। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।